1992 का साल था, सर्दियों के दिन थे और एक 9 साल का बच्चा रजाई ओढ़कर टीवी देख रहा था और टीवी में न्यूज चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेटेड, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे और उस साल राष्ट्रपति बने बिल क्लिंटन। नमस्कार, मैं निशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे। अभी जो मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई वो मेरी ही है और मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को समझा है थोड़ा बहुत, और मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में ये जानकारी साझा की जाए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए, अमेरिका में पैदा हुआ होना चाहिए और कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहे हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर से गए अमेरिका में, भले 20 साल से रह रहे हो तब भी नहीं लड़ पाओगे चुनाव, और अमेरिका में पैदा हुए लेकिन पूरी जिंदगी बाहर निकाल दी तब भी नहीं लड़ पाओगे। लड़ना है तो कम से कम 14 साल तक अमेरिका में तो रहो और वहीं पैदा हो। काफी अच्छा ये नियम है वहां का। दूसरा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है अमेरिका में वो होता है 4 साल का, और वहां पे 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये 22nd अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके बाद ये आया। उससे पहले तो होता था 3 बार 4 बार, जितनी बार चाहो बन जाओ। अब लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। ऐसा सुनते हैं कि अमेरिका में 2 ही पार्टी है, ऐसा नहीं है, वहां पे और भी पार्टीज है, जैसे कि ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी। और देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे लिमिटेड पार्टी रख दें। हर कोई फ्री है, चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं वहां पे, निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुझे कंफ्यूजन हुई थी वो हुई थी 2008 में, जब अमेरिका में मैं रोज पेपर में आता था कि आज हिलेरी क्लिंटन इतने वोट से आगे हैं ओबामा से, आज ओबामा ने ये स्टेट में जीता। तो मैंने कहा यार, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं और ये लड़ रहे हैं आपस में, मतलब क्या है। तो फिर पता चला कि अमेरिका में पार्टी के अंदर भी ना आंतरिक लोकतंत्र है। मतलब उधर क्या होता है कि अगर 10 कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो क्या करते हैं, पार्टी के अंदर ही एक चुनाव करवा लेते हैं और वो चुनाव में क्या है, वोटिंग करती है आम जनता। अच्छा, उसको चुनाव करने के 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है कॉकस। तो प्राइमरीज में क्या होता है कि प्राइमरी में जो आम जनता होती है वो ही वोट करती है। वहां पे क्या होता है कि जैसे अपन जब वोटिंग करने के एलिजिबिलिटी आती है तो वहां पे अपन से पूछ लिया जाता है कि आप रिपब्लिकन को फेवर कर रहे हो या आप डेमोक्रेट को करोगे या इंडिपेंडेंट करोगे। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कहीं पे भी वोट कर सकते हैं, डेमोक्रेट के रजिस्टर्ड वोटर है या रिपब्लिकन के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो प्राइमरी में, रिस्पेक्टिव प्राइमरी में जाके वोट करते हैं। कॉकस में क्या होता है कि वोटिंग नहीं होती है, वहां पे सबको बुला लिया जाता है, जो भी पार्टी से जुड़े हुए रजिस्टर्ड वोटर हैं उनसे कह दिया जाता है कि ये फलाना कैंडिडेट के लिए कौन कौन एग्री है, हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जरूरी है, वो कैंडिडेट नहीं चूज करते हैं, वो चूज करते हैं डेलीगेट। मतलब प्राइमरी में और वहां पे कॉकस में डेलीगेट चूज होते हैं और वो डेलीगेट चुनते हैं राष्ट्रपति कैंडिडेट। कब चुनते हैं वो राष्ट्रपति कैंडिडेट? उनका होता है नेशनल कन्वेंशन। आपने अभी सुना होगा, जॉय बिडेन और कमला हैरिस उनकी रनिंग मेट चुनी गई। तो नेशनल कन्वेंशन एक मान लीजिए कि अपने एक पार्टी का सम्मेलन होता है, ऐसे ही समझ लीजिए। वहां पे एक घोषणा हो जाती है, औपचारिक घोषणा, क्योंकि प्राइमरीज में पहले ही पता चल जाता है कौन राष्ट्रपति कैंडिडेट होगा, लेकिन एक औपचारिक घोषणा रह जाती है, वो नेशनल कन्वेंशन में होती है। उसी टाइम पे राष्ट्रपति को चुनना, जो राष्ट्रपति कैंडिडेट बन रहा है उसको अपना रनिंग मेट चुनना होता है। रनिंग मेट वो होता है जो उपराष्ट्रपति बनेगा और साथ साथ में चुनाव प्रचार भी करेगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी की बात। इसके बाद अब क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया जो चालू होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो प्राइमरीज हुई थी, डेमोक्रेट की जो प्राइमरी हुई थी, उसमें 3 पोटेंशियल कैंडिडेट थे, जॉय बिडेन, दूसरे थे आपके बर्नी सैंडर्स, तीसरी थी एलिजाबेथ। रिपब्लिकन की प्राइमरी हुई थी, वो महज एक औपचारिकता थी, और डोनाल्ड ट्रंप थे उसमें और दूसरे थे बिल वेल्ड करके, उनको महज एक ही डेलीगेट ने वोट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन के उम्मीदवार हो गए। अभी देखिए, आपने प्राइमरीज कंप्लीट हो गई। प्राइमरीज में अपन ने नेशनल कन्वेंशन हो गया, राष्ट्रपति कैंडिडेट हो गए, रिपब्लिकन के भी और डेमोक्रेट के भी। अब
क्या होगा, अब होगा इलेक्शन, और वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, मतलब पब्लिक डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। तो पब्लिक क्या किसको चुनती है, वहां पे सांसद को भी नहीं चुनती है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि अपन ने सांसद चुन लिए, और सांसद जो है वो प्रधानमंत्री चुनेंगे, और वो सांसद का महत्व रहता है 5 साल तक, 5 साल तक उनका कार्यकाल रहता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होगा कि एक इलेक्टर्स बनेंगे, हर स्टेट में इलेक्टर्स, जितनी वहां की जनसंख्या उस हिसाब से इलेक्टर्स। या दूसरा एक गणित और भी है, वहां पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो कहते हैं लोकसभा कह लो वहां की, और सीनेट जैसे अपने यहाँ उछला सदन रहता है राज्यसभा, वो कह लो। तो भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की जो संख्या है उसको कंबाइन कर दो तो उतने इलेक्टर्स होते हैं। तो टोटल इलेक्टर्स जो अमेरिका में है 538। ओके, अब वो 538 को जो मंगलवार, नवंबर के पहले मंगलवार को जो वोटिंग होगी वो जनता इलेक्टर्स चुनेगी, और वो इलेक्टर्स चुनेंगे राष्ट्रपति। अभी देखो यहां पे एक पेज है कि अभी आपने देखा होगा पॉपुलर वोट जो कहते हैं, जो पॉपुलर वोट होते हैं ना, वो जो जनता वोट देती है वो। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि हिलेरी को पॉपुलर वोट बहुत मिले थे, लेकिन जीते डोनाल्ड ट्रंप थे। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि वहां पे एक कंसेप्ट है विनर गेट ऑल। मतलब अगर किसी स्टेट में 100 इलेक्टर्स हैं और मान लीजिए डेमोक्रेट ने 51 जीत ली है, तो बाकी के 49 भी, भले ही रिपब्लिकन ने जीते थे, लेकिन बाकी के 49 भी अब डेमोक्रेट के खाते में चले जाएंगे। मतलब डेमोक्रेट के टोटल 100 इलेक्टर्स हो गए उस पर्टिकुलर स्टेट से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं टेक्सास का। टेक्सास में 38 इलेक्टर्स हैं, 38 में से 20 मान लो रिपब्लिकन ने जीत ली है, और 18 जीते अपने डेमोक्रेट ने। लेकिन वो जो 18 है ना, वो सारे शिफ्ट हो जाने की तरफ, बिकॉज वहां पे कंसेप्ट है विनर गेट्स ऑल। तो इसलिए क्या होता है कि भले ही आपको वोट जनता का ज्यादा मिला था, लेकिन आपकी यहाँ पे सीट्स कह लो, एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो इलेक्टर्स जो हैं, जैसे अपने यहाँ सीट होती है वो आपकी ज्यादा हो गए, इलेक्टर्स ज्यादा हो गए। अब ये सारे इलेक्टर मिलके बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। पब्लिक ने वोटिंग कर दी, अपना इलेक्टर चुन दिया। अब इलेक्टर कॉलेज की वोटिंग होगी, वहां पे एक राष्ट्रपति चुना जाएगा, और राष्ट्रपति स्वाभाविक है जिसके इलेक्टर्स ज्यादा होंगे वही चुना जाएगा। और वहां पे डेट फिक्स होती है कि 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी मतलब उसी दिन शपथ लेनी है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और होती है इंपॉर्टेंट, कि आपने जिस का राष्ट्रपति चुना है, जिस पार्टी का, उसी का ही आपको उपराष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप राष्ट्रपति किसी का चुन लो, उपराष्ट्रपति किसी और पार्टी का, उसी का ही चुनना पड़ेगा। 20 तारीख को शपथ होती है, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया खत्म। चुनावी प्रक्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। एक प्रचार होता है, वहां पे होती है लाइव डिबेट्स, टीवी पे होती है, पहले रेडियो पे होती थी, अब टीवी पे होती है। तो 4 डिबेट होती है टोटल। 3 डिबेट होती है राष्ट्रपति कैंडिडेट के बीच, और 1 डिबेट होती है उनके रनिंग में क्या कहें उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के बीच। तो इस साल आपने देखा होगा 3 नहीं हुई, 2 ही डिबेट हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से तीसरी डिबेट नहीं हो पाई थी। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैंने काफी रिसर्च की, इस पर काफी मेहनत की, तब ये इतनी जटिल प्रक्रिया समझ में आई, काफी स्टडी करनी पड़ी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।